दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इस टेस्ट सीरीज में 7000 प्रश्नों के माध्यम से हम पूरे पाठ्यक्रम का सुनिश्चित रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन कराया जा रहा है। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है सारे टेस्ट की। 4000 प्रश्नों का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है और 15 फुल सिलेबस टेस्ट भी दिया जा रहा है, जिसमें कि 3000 क्वेश्चंस होंगे विद डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन इन पीडीएफ। ये जो टेस्ट होगा वो आपका बायलिंगुअल क्वेश्चंस होगा, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। तो किसी भी माध्यम की किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लास अगर इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो टेस्ट लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान घटित नहीं हुई थी? यहाँ पर नहीं दिया गया है, नहीं घटित हुई थी, ये आपको बताना है। पहला है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना, बंगाल विभाजन, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन और यंग हस्बैंड अभियान। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी को, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो वो 1915 का समय था। और उस समय आपका वॉइसरॉय कौन था? तो वॉइसरॉय जो था वो लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर सी हो जाएगा। अब देखिए क्लास, ये लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो आप सभी को याद होगा कि 1911 में एक दरबार हुआ था जिसको कि हम दिल्ली दरबार कहते हैं। और दिल्ली दरबार में क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी? दिल्ली दरबार में जो आपका 1905 का बंगाल का पार्टीशन था, बंगाल का विभाजन था लॉर्ड कर्जन के समय का, उसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया था। ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, और कैपिटल आपकी शिफ्ट कर दी गई थी कलकत्ता से दिल्ली, ये भी याद रखिएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया गया यंग हस्बैंड अभियान। यंग हस्बैंड अभियान जो है वो आपका 1904 में कर्जन के समय में शुरू हुआ था। यह अभियान तिब्बत में रूस के प्रभाव को खत्म करने के लिए था। ये चीज याद रखिएगा। परीक्षा में अगर आपसे पूछ ले कि यंग हस्बैंड अभियान किस चीज से रिलेटेड था, तो आप बताएंगे जो रूस का प्रभाव था तिब्बत पर, उसको खत्म करने के लिए यंग हस्बैंड कैंपेन आपका स्टार्ट किया गया था। किसके समय पे? लॉर्ड कर्जन के समय में। और सब चीजें तो आपको पता ही है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ है लॉर्ड कर्जन के समय में। अगर हम बात करें विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1904 में हुआ है, तो और सब डिटेल आपको पता होगा। चलिए यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है जो मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आठ कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो बताइए, प्री कैम्ब्रियन एज के रॉक्स हमको कहाँ मिलते हैं? बुंदेलखंड में, रोहेलखंड में, शिवालिक में या फिर विंध्याचल में? तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है बुंदेलखंड। ए आपका सही उत्तर है। अगर हम उत्तर प्रदेश के मैप को देखें तो उत्तर प्रदेश के मैप में यहाँ पर आपको दिखता है कि इस साइड में उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ शेयर कर रहा है। और यहाँ पर जैसे डिस्ट्रिक्ट आपका ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये सब जो है वो बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। ये याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा भी जा सकता है। आपको यूपी की ज्योग्राफी तो आना चाहिए ना, कौन सा बुंदेलखंड रीजन है, ये सब चीजें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर जब भी मैं ललितपुर के बारे में बात करती हूँ तो आपको ये भी याद रखना, ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के एक ही डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और वो डिस्ट्रिक्ट है झांसी। मतलब ललितपुर किसी और डिस्ट्रिक्ट के साथ, उत्तर प्रदेश के किसी और डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री को नहीं शेयर करता है, एकमात्र झांसी के साथ शेयर करता है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। बुंदेलखंड रीजन भी याद रखिएगा, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और जालौन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में से लॉरेंस द्वारा
वक्र द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? डायरेक्ट प्रश्न है यहाँ पर। द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व की यहाँ पर बात हुई है। तो जनसंख्या वृद्धि दर, बेरोजगारी दर, अशिक्षा या आय की विषमता, इनकम, यहाँ पे लिख लीजिए इनकम इनइक्वालिटी लिख लीजिए, ठीक है, ज्यादा सही लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम लॉरेंस कर्व की बात करते हैं तो ABCD में से हम इसको यूज करते हैं मेजर करने के लिए इनकम इनइक्वालिटी को, आय की विषमता को। अब यहाँ पर देखिएगा क्लास, जब भी हम लॉरेंस कर्व की बात करते हैं, डी आपका सही उत्तर था। यहाँ पर एक तरफ आपका पॉपुलेशन दिया रहता है, जनसंख्या दी रहती है, और दूसरी तरफ नेशनल इनकम की हम बात करते हैं। आपको पता है ना एक्स और वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस में हम पॉपुलेशन की बात करते हैं और वाई एक्सिस में हम नेशनल इनकम को लेते हैं। अब लॉरेंस कर्व में एक कोफिशिएंट की भी हम बात करते हैं जिसको कि हम गिनी कोफिशिएंट कहते हैं। परीक्षा में ये भी चीज पूछ लेता है। तो यहां पर याद रखिएगा गिनी कोफिशिएंट जो है जब वो आपका 0 होता है, गिनी कोफिशिएंट जब 0 होता है तो इसका मतलब किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं है, परफेक्ट इक्वालिटी है, ठीक है, आय की विषमता नहीं है। तो यहां पर परफेक्ट इक्वालिटी को इंडिकेट करता है गिनी कोफिशिएंट 0, और वहीं पर जब गिनी कोफिशिएंट आपका 1 होता है तो वो परफेक्ट इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि परीक्षा में पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो यहां पर याद रखिएगा, एक तरफ आपकी नेशनल इनकम होती है, दूसरी तरफ आपकी पॉपुलेशन होती है। यहां पर देख लीजिए, ये जब इस तरीके से आपका बनेगा तो ये आपका परफेक्ट इक्वालिटी और परफेक्ट इनइक्वालिटी आपका शो कर रहा है, ये इनइक्वालिटी गैप है। ये चीज याद रखिएगा। गिनी कोफिशिएंट जरूर याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या कहता है कि जब गिनी कोफिशिएंट 1 है तो मतलब परफेक्ट क्या है आपका इक्वालिटी है, और गिनी कोफिशिएंट जब 0 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है। तो वो रिवर्स कर देता है दोनों को। तो याद रखिएगा, जब भी 0 होगा तो इसका मतलब किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी है, ठीक है, विषमता नहीं है, बराबरी है हर चीज में। और जब 1 होता है तो ये इंडिकेट करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। चलिए, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। चौथे प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है वो आपका नासिक में है, सिक्योरिटी पेपर मिल देवास में है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है, करेंसी नोट प्रेस नासिक में है। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? बताइए क्लास, यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कहां पर है? ये आपका हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। फिर अगर हम यहां पर बात करेंगे करेंसी नोट प्रेस तो वो नासिक में है, ये भी सही है आपका। यहां पर इंडिया सिक्योरिटी प्रेस की बात करेंगे वो भी नासिक में है, सही है। लेकिन सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वो आपका देवास में नहीं है, ये होशंगाबाद में है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए, सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5वां प्रश्न। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारत का औद्योगिक वित्त निगम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसको आपको क्या करना है? इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है एस्टैब्लिशमेंट की अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करेंगे IFCI की, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1948 के समय में हुई है। ICICI की बात करेंगे, ICICI की, तो ये 1955 में, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहां पर यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, तो UTI कब स्टैब्लिश हुआ है? 1964 में, ठीक है। और अब आपको बचा है IDBI की बात करेंगे तो ये भी 1964 में, यहां पर याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर IFCI की अगर हम बात करें क्लास, तो ये 1948, ठीक है। देख लेते हैं हम इसको, जरा एक बार मैच करते हैं। 1948 IFCI हो गया आपका। यहां पर हम बात कर रहे हैं ICICI की, ये 1955। फिर हम बात कर रहे हैं IDBI की, तो आप याद रखिएगा 1964, ठीक है। और UTI की बात करेंगे तो ये भी 1964। बस यहां पर आपको याद रखना है कि जो UTI है वो फरवरी 1964 में आपका स्टैब्लिश हुआ है,
और आईडीबीआई जो है वो जुलाई 1964 में। अब इसको जरा अरेंज करिए यहां पर आप। तो सबसे पहले 1 हो जाएगा। 1 आपका 3 जगह दिया गया है, ठीक है, हम सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आईसीआईसीआई है तो सेकेंड ऑप्शन होगा। तो सेकेंड ऑप्शन तो आपका खाली एक ही जगह दिया गया है, तो सही उत्तर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं चौथा है, फिर आखिरी में तीसरा है, ठीक है। अगर आपको किसी भी एक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर पता है तो आप 1-2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये याद रखिएगा क्लास, एलिमिनेशन टेक्निक जो है ना वो आपकी परीक्षा में बहुत ही मदद करती है। तो इसको जरूर, भले आपको सारी चीजें पता हो, लेकिन जैसे ही आपको 1-2 ऑप्शन एकदम कंफर्म होता तुरंत ऑप्शंस को चेक किया करिए कि देखो पहला वाला सबसे पहले हुआ, ये तो मुझे पता है, ठीक है, उसके बाद ये होगा, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता तब भी। तो ये कहते हैं, इसको गेस करना कहते हैं। इसको हम पेपर को हमको पूरा ना आते हुए भी हम अपने आंसर्स को सही टिक लगा के आएंगे। यही सब चीजें आपको सीखनी है। और ये कैसे सीखेंगे आप, जब ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे कि किस तरीके से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। यहां पर देखिए आपको वही दिया गया है। आईएफसीआई जो है वो 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, आईसीआईसीआई 1955 में, फिर यूटीआई की बात करेंगे, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1 फरवरी 1964, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई 1 जुलाई 1964, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो बताइए, यहां पर बोला गया है अनएम्प्लॉयमेंट मेजर के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो समान प्रमुख स्तर, दूसरा है चालू मासिक स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर, या फिर चालू दैनिक स्तर। तो यहां पर एबीसीडी में से आपका सही उत्तर क्या होगा, बताइए क्लास। तो यहां पर याद रखिएगा साप्ताहिक जो है वो आपका यूज में लाया जाता है, ठीक है, दैनिक भी लाया जाता है, और समान प्रमुख स्तर भी लाया जाता है समान स्थिति में, ठीक है। यहां पर आपका चालू मासिक स्तर का प्रयोग एनएसएसओ द्वारा नहीं किया जाता है, बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, जब हम एनएसएसओ की बात करते हैं तो एनएसएसओ के द्वारा भारत में बेरोजगारी मापन के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले समान स्थिति में, इसमें वर्ष को 2 भागों में बांट दिया जाता है, व्यस्त भाग और सुस्त भाग, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को व्यस्त भाग में भी काम ना मिले तो उसे बेरोजगार माना जाता है। ऐसा होता है ना कि एक समय होता है जब बहुत ज्यादा व्यस्तता होती है, और एक समय ऐसा होता है जब एकदम सुस्त होते हैं लोग, कोई जॉब ही नहीं रहती है। तो अगर कोई आदमी को व्यस्त समय में भी, मतलब जब काम है मार्केट में तब भी उसको काम नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वो अनएम्प्लॉयड है, उसको बेरोजगार मान लिया जाता है। दूसरे तरीके से हम मेजर करते हैं प्रचलित साप्ताहिक स्थिति में, ठीक है, ये वीकली बेसिस पे हम देखते हैं। किसी संदर्भित सप्ताह में यदि किसी व्यक्ति को 1 घंटे का काम ना मिले तो उसे बेरोजगार माना जाता है। मतलब पूरे सप्ताह में अगर आप 1 घंटे भी काम नहीं कर रहे हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आप बेरोजगार है। फिर प्रचलित दैनिक, यहां पे नाम ही से क्लियर है, दैनिक मतलब हम डेली बेसिस की बात कर रहे हैं, साप्ताहिक मतलब हम वीक की बात कर रहे हैं, और समान स्थिति में हम पूरे वर्ष को 2 भागों में बांट दे रहे हैं, व्यस्त और सुस्त, ठीक है। प्रचलित दैनिक स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को एक दिन में 4 घंटे का रोजगार उपलब्ध हो तो उसे आधे दिन का या इससे अधिक रोजगार उपलब्ध होने पर उसे पूरे दिन का रोजगार माना जाता है, या सबसे उपयुक्त विधि है। तो यहाँ पर ये 4 विधि है, यहाँ पर देखा जाता है रोज के बेसिस पे हम इसको देखते हैं। 7वां प्रश्न अब हम देखते हैं क्लास। 7वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लगून नहीं है? तो बताइए कौन सा लगून नहीं है? अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, या फिर पुलिकट झील। तो ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा, स्वच्छता उसका, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन तब तक आप प्रश्न पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। तो बताइए यहाँ पे कौन सा लगून झील नहीं है? अष्टमुंडी, ठीक है, चिल्का झील, पेरियार झील, या फिर पुलिकट झील। तो बताइए क्लास, एबीसीडी में से आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर पेरियार झील की हम बात करेंगे तो ये आपका लगून झील नहीं है, कि जो पूरा पेरियार झील है वो आपका केरल में है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये मानव निर्मित झील है, तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखते हैं 8वां प्रश्न। भूमध्य रेखा इक्वेटर निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो बताइए, केन्या से, मैक्सिको से, इंडोनेशिया से या फिर ब्राजील से? तो यहाँ पर ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? इक्वेटर कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इन सब देशों में से जो इक्वेटर है वो मैक्सिको से नहीं गुजरती है। अगर आप विषुवत रेखा देखेंगे मैप में तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा क्लास, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़िए तो एक बार जरूर देख के जाइएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर ये कहां से किन देशों से पास होती है, क्योंकि परीक्षा में यहां से कई बार प्रश्न पूछ भी लिया गया है। तो आप तैयार करके इसको जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर था, मैंने आपको बता दिया। भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो ये 13 देशों में से गुजरती है, जैसे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है, साउथाम, ठीक है, गैबोन, कांगो, फिर उसके बाद आपका युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। इसको देख जरूर लीजिएगा क्लास। चलिए 9वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। नीचे दिए गए तथ्यों पर विचार करें। येरला, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और तुंगभद्रा ऊपर दिए गए सहायक नदियों में से कौन सा या कौन से कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है बोला गया है? तो बताइए, अगर हम बात करेंगे कृष्णा नदी की सहायक नदियों की तो यहाँ पर कोयना, आपको पता होगा जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछ लिया जाता है, कोयना किसकी सहायक नदी है? तो वो आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। येरला जो कि आपको ऑप्शन में दिया है, कोयना याद रखिएगा परीक्षा में कई बार पूछा है, यहां पर नहीं दिया गया है। कोयना, येरला, ठीक है। फिर यहां पर देखिए दूधगंगा, घाट प्रभा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, ये सब आपकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब आपकी जो है वो किसकी सहायक नदी है? वो आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। डी आपका सही उत्तर होगा। अगर हम देखें कृष्णा नदी के बारे में तो यह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है, ये याद रखिएगा। और ये जाकर कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सारे राज्यों से होकर कृष्णा नदी हमारी बहती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कोयना है, येरला है, ठीक है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, ये सब सहायक नदियां किसकी हैं? कृष्णा की है। याद रखिएगा क्लास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? तो बता दीजिए मैक्सिको में कौन सा स्थित है? एटना, सेमेरू, पुरासे या फिर कोलिमा? तो यहां पर अगर हम देखेंगे एक एक को, तो यहां पर देखिए क्लास, कोलिमा की अगर हम बात करें तो कोलिमा आपका मैक्सिको में स्थित है। ये तो आपका एकदम सही उत्तर है, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। तो जो प्रश्न पूछा गया था उसका पहला ही ऑप्शन सही है, ए। यहां पर देख लीजिए कोलिमा जो है वो कहां पर है? वो मैक्सिको में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसे वॉल्केनो ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। अब मोनालोआ की बात करेंगे हम, मोनालोआ की, तो ये हवाई द्वीप में स्थित है। किलिमंजारो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ये तंजानिया में है। कटमई अलास्का में। एल्ब्रुच कई बार पूछा गया है, ये जॉर्जिया में है। माउंट रेनियर कई बार पूछा गया है, ये यूएसए में है, ठीक है। चिम्बारेजी की बात करेंगे तो ये इक्वाडोर में है, पूछा गया है। पोप भी पूछा गया है, म्यांमार में है। माउंट ताल फिलीपींस में है, ठीक है। ओल्ड फेथफुल टम्बेरा ये कहां पर है? इंडोनेशिया में है। फिर हम बात करेंगे और कैमरून की बात करेंगे तो ये आपके पश्चिमी अफ्रीका में है। माउंट कोटोपेक्सी कई बार पूछा गया है, सक्रिय ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में है। माउंट एटना इटली में है, याद रखिएगा। स्ट्रोम्बोली कहां पर है? इटली में है, ठीक है। वेसुवियस इटली में है। ये सारे आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से एक है, तो याद रखिएगा ये जो वॉल्केनो है वो कहां है? माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस, ये सब इटली में है। देवबंद की बात करेंगे, ईरान में है। को सुल्तान ईरान में है और फुजियामा जो है वो जापान में है। तो क्लास अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है, ले लीजिए। चलिए हम लोग 11वां प्रश्न, इधर एक तरफ आपको लेख दिया गया है, दूसरी तरफ आपको लोकेशन दिया गया है।
अष्टमुंडी, पुलिकट, रूपकुंड, सूरजकुंड। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। जब हम बात करते हैं अष्टमुंडी लेक, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये केरल में प्रेजेंट है। ए का सेकेंड। पुलिकट की बात करेंगे तो पुलिकट तो मैंने आप लोग से कितनी बार डिस्कस किया है, ये इधर अगर आप देखेंगे तो इधर तमिलनाडु हो गया, रूपकुंड उत्तराखंड हो गया, सूरजकुंड क्या हो गया, बी का फर्स्ट हो गया। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लास। तो यहाँ पर मैच कर लीजिए। मैंने पहले भी बताया है कि लेक से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्लास, यहाँ पे इसमें मत कंफ्यूज होइएगा आप लोग कि पुलिकट दिया है और मैम ने तमिलनाडु दिया है। देखिए पुलिकट की अगर हम बात करें ना, तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ज्यादा इसका जो एक्सटेंट है अगर हम देखेंगे ज्यादा ये आंध्र प्रदेश में फैली हुई है, लेकिन कुछ तमिलनाडु के पोर्शन से भी लगा हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको तमिलनाडु दे दिया और मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन तमिलनाडु ही दिखा है, तो आपका सही होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर कभी भी आपसे पूछे कि पुलिकट लेक को, ठीक है, यहाँ पर कौन सी दो नदियां, अगर नदियों के नाम अगर आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा अरानी, क्योंकि पुलिकट लेक कई बार परीक्षा में पूछा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हर लेक से रिलेटेड आपको रिवर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे याद रखिएगा अरांगी और कलांगी रिवर के बारे में। ठीक है, और ज्यादातर चांसेस हैं कि आपको पुलिकट के सामने आंध्र प्रदेश ही दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। यहाँ पे बी सही उत्तर है। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, अब ऑप्शन में आपको पुलिकट आंध्र प्रदेश ही दिया है। ठीक है, फिर कोलेरू लेक की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश हो गया, हाफलॉन्ग लेक की बात करेंगे तो असम। ठीक है, दीपोर लेक की बात करेंगे, भील की बात करेंगे तो असम, चंडूबी लेक की बात करेंगे तो असम। याद रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। कन्वर लेक की बात करेंगे बिहार, हमीरसर गुजरात, ठीक है, कंकरिया गुजरात। याद रखिएगा, क्लास इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं। चंद्रताल की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, महाराणा प्रताप सागर की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, डल लेक की बात करेंगे जम्मू कश्मीर, वुलर जम्मू कश्मीर, ठीक है, अगारा लेक की बात करेंगे कर्नाटक, उलसूल लेक की बात करेंगे तो ये कर्नाटक, ठीक है, कुटानाड लेक की बात करेंगे केरल, सस्तम कोटा की बात करेंगे तो सस्तम कोटा की बात करेंगे तो ये आपका केरला हो गया। भोजताल मध्य प्रदेश, कई बार परीक्षा में पूछा है। शिव सागर महाराष्ट्र, लोकटक मणिपुर, कई बार पूछा है। उमयम मेघालय। तामविल की बात करेंगे मिजोरम, चिल्का लेक उड़ीसा, हरिकेन पंजाब, ठीक है, कांजली पंजाब, सामर राजस्थान, सुंगो सिक्किम, चिंबारम पक्कम तमिलनाडु, हुसैन सागर तेलंगाना, गोविंद वल्लभ पंत यूपी, बेला सागर फिर ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, भीमताल उत्तराखंड, कलिवेली तमिलनाडु। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको फिर स्लाइड्स दिखा दे रही हूँ, पूछा जा सकता है ये सब। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो समय लेना हो तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से समय भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ आपको नगर के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको नदी दी गई है। तो बताइए, खार्तूम, ठीक है, ब्राज़ाविले, फिर उसके बाद नॉटरडैम, पेरिस। तो पेरिस तो आप सभी को पता है, पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के। तो डी का थर्ड एक ही जगह दिया है। ठीक है, खार्तूम की बात करेंगे तो वो नील नदी के किनारे, मैंने कई बार आपको बताया है ये चीज। ब्राज़ाविले की बात करेंगे तो ये आपका किस नदी के किनारे बताइए, ये आपका जायरे नदी के किनारे, और रॉटरडैम राइन नदी के किनारे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, डी का थर्ड और सी का फोर्थ, ए आपका सही उत्तर हो गया।
ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला 13 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट प्रश्न है, दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? असम में, कर्नाटक में, मिजोरम में या फिर उड़ीसा में? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दंपा टाइगर रिजर्व जो है वो आपका मिजोरम में स्थित है। सी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड प्रश्न, नेशनल पार्क से रिलेटेड प्रश्न, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, दंपा टाइगर रिजर्व जो है वो मिजोरम में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, और 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। यह मिजोरम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी चीज याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज दी गई है कि आपका टाइगर एक्ट कब आया? ठीक है, बाघ परियोजना कब आई? तो ये 1973 में आई थी, ये आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जीव संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे अगर हम, वन जीव संरक्षण अधिनियम की, तो ये 1972 में आया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखने के पहले अगर आपको याद करना है तो ये भी याद रख सकते हैं आप, भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास जो है वो आंध्र प्रदेश का नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ये चीज याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में कभी पूछ लिया जाए। 14 प्रश्न को देखते हैं। कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बताइए ये कहां पर स्थित है आपका? तो कांगेर वैली नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर छत्तीसगढ़ में है? तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क आपका छत्तीसगढ़ में है। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, काजीरंगा की बात करेंगे तो आप सभी को पता है ये असम में है, जोरहाट में है। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं, मतलब वन हॉर्न राइनासोरस की बात कर रहे हैं हम। फिर मानस बाघ अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये भी असम में है। केवला देव आपका राजस्थान में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कान्हा की अगर हम बात करेंगे तो ये भी मध्य प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा की बात करेंगे तो ये वाराणसी में है। कॉर्बेट की बात करेंगे तो कॉर्बेट आप सभी को पता है उत्तराखंड में है। ठीक है, पहला नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये भी आपका उत्तराखंड में है। राचिंगम की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा ये। फिर यहाँ पर रणथंभौर राजस्थान में है। घटप्रभा की बात करेंगे तो ये आपका बेलगांव कर्नाटक में है। अच्छा, एक बार आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि हांगुल डियर आपके कहाँ मिलते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये राचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में जो कि जम्मू कश्मीर में है। बांदीपुर कर्नाटक में है, कई बार पूछा है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और यहाँ पे हमें एशियाटिक लॉयन मिलते हैं, ये भी आपको पता होगा। हजारीबाग नेशनल पार्क की बात करेंगे झारखंड में है। नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। मुदुकमलाई तमिलनाडु में है। पेरियार केरल में है। सिम्पलीपाल जो है ये उड़ीसा में है। गाहिर माथा कछुआ अभ्यारण्य उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये सब चीजें रिवाइज कर लीजिएगा, परीक्षा में रिपीट हो जाती है। कहने को तो सबसे आसान टॉपिक होते हैं और बच्चे लोग तैयार भी करके जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक दो ऑप्शन में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है? पैन, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन। यहाँ पर आपका पूछा गया सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। मैंने आपको बताया जब भी हम पॉल्यूटेंट की बात करेंगे, पॉल्यूटेंट दो तरीके के होते हैं। एक आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक जिसको कहते हैं। दूसरा आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट मतलब जो डायरेक्टली सोर्स से एमिट हो रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब क्या है? डायरेक्टली आपके सोर्स से एमिट हो रहे हैं, पर्यावरण में डायरेक्टली एमिट किए जा रहे हैं। ठीक है, आपने आग जलाई तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है? जो कि आपके डायरेक्टली सोर्स से ना एमिट होकर कुछ रिएक्शन के बाद आपके बन रहे हैं, जैसे पैन हो गया, स्मॉग हो गया। स्मॉग देखिए किन चीजों से बना रहता है? स्मोक, धुएं में जब फॉग मिलता है तो वो आपका स्मॉग बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओजोन की बात करें, अब ओजोन में मत कंफ्यूज होएगा कि मैम ओजोन तो हमारा समताप मंडल में प्रेजेंट होता है और यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। नहीं,
मैंने आपको पहले भी बताया ओजोन को कि जब भी हम बात करते हैं तो ओजोन दो तरीके के होते हैं, एक बैड ओजोन होता है, एक गुड ओजोन होता है। गुड ओजोन कौन सा ओजोन है? जो कि हमारे समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है और हमको यूवी रेस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूवी रेस से, उसको हम गुड ओजोन कहते हैं। लेकिन यही ओजोन जब आपका बन जाता है कहां पर? ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में जब प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्षोभ मंडल में, तो ये हमारा बैड ओजोन कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉल्यूटेंट है, याद रखिएगा। और ये भी आपका क्या, जब ऑक्सीजन के साथ आपका एक नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है तब आपका O3 फॉर्म होता है, ओजोन फॉर्म होता है। तो ये भी आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो यहाँ पर कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सी आपका सही उत्तर है। 16वां प्रश्न देखते हैं। खास श्रृंखला के संदर्भ में परितंत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव जैव अपघटक जीव कहलाते हैं? यहाँ पर डिकम्पोजिशन में कौन कौन आपकी मदद करता है बताइए? विषाणु, कवक, जीवाणु। अब अगर हमने देखा हो तो जो कवक है, जीवाणु है, वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं ना। ये चीज आपको पता ना, चीजों को सड़ने लगती, गलने लगती, किसके वजह से? फंगस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, ना कि वायरस की वजह से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। कवक और जीवाणु जो है वो आपके अपघटक क्रिया करते हैं। डी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 17 प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना को ग्रीनेल ने प्रतिपादित किया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम बात करते हैं नीच की, यहाँ पर लिख लीजिए, निकेत मत लिखिए, इंग्लिश में नीच लिख लीजिए, ठीक है, नीच। तो यहाँ पर जब हम निकेत की बात करते हैं, ये क्या बताता है? किसी भी जो आपकी ऑर्गेनिज्म है उनके फंक्शनल रोल को, मैंने आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ ये चीज समझाया था। जैसे अगर हम किसी के घर की बात करें तो घर के लिए हम यूज करते हैं हैबिटेट। अब एक घर में मम्मी है, पापा हैं, बच्चे हैं, तो सबका अपना अपना फंक्शनल रोल है। माँ जो रोल पूरा करती है वो पिता नहीं कर सकता, पिता जो रोल पूरा करता है वो माँ नहीं करती, बच्चों का अपना रोल होता है, ठीक है। तो ये सबका अपना अपना एक फंक्शनल रोल डिफाइंड है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम फंक्शनल रोल की बात करते हैं तो हम निकेत की बात करते हैं, ठीक है। और इस टर्म को किसके द्वारा दिया गया? ग्रीनेल द्वारा दिया गया है। ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, कथन एक आपका सही है। तो ये दूसरा आप हटा ही दो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये आपका सही है कि गलत है बताइए? ये आपका गलत है। क्यों गलत है? जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, हेलोक्लाइन नहीं, पिनोक्लाइन। क्या? पिनोक्लाइन, याद रखिएगा। तो दूसरा आपका गलत हो गया। तो जहां जहां दो दिया गया उसको एलिमिनेट कर दो। ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। आपका आंसर ए होना चाहिए। तीसरे को हम देखते हैं डीप इकोलॉजी की अगर हम बात करें, इसका सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट नेस द्वारा किया गया है। ये भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। इन दोनों लोगों का नाम याद रखेंगे। ग्रीनेल ने नीच का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, और अर्नेस्ट नेस ने डीप इकोलॉजी का। तो आपका ए बिल्कुल सही है। अगला हम देखते हैं क्लास 18वां प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार निम्न में से कौन अपने नाम के आगे उपाधि धारण कर सकता है? तो कौन धारण कर सकता है बताइए? भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता धारित व्यक्ति, विदेश मित्र राष्ट्र से प्राप्त सम्मान धारित व्यक्ति, सैन्य सेवाएं प्रदान करने वाला भारतीय नागरिक। तो कौन कौन उपाधि धारण कर सकता है पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता धारित व्यक्ति उपाधि धारण कर सकता है और सैन्य सेवाएं प्रदान करने वाला जो भारतीय नागरिक है जिसको प्रदान किया जाता है आपका वो। तो 2 और 4 आपका सही उत्तर है। एक बार एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है। यहाँ पर देखिए, अगर हम अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों के अंत की बात की गई है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात, जिसमें कि क्लॉज 1 में बोला गया है राज सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि आप धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कि
मतलब अगर एकेडमिक से रिलेटेड कोई उपाधि आपको दी गई है तो आप उसको धारण कर सकते हैं। दूसरे में बोला गया है कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। तीसरे में बोला गया है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के लिए किसी भी पद को धारण नहीं कर सकता है, उपाधि धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना उसे स्वीकार नहीं कर सकता है। चौथे में बोला गया है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेश राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। बस आप यहाँ पे इतना ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा परीक्षा में, बस ये याद रखिएगा आर्टिकल 18 में क्या बोला गया है, एबॉल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है। ठीक है, कौन कौन उपाधि धारण नहीं कर सकता, अपने नाम के आगे महाराजा, धीराज या कुछ इस तरीके की चीजें आप नहीं लगा सकते हैं। 19 देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है। तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट की बात की गई है। अच्छा, इस आंसर को बताने के पहले आप लोग मुझे बताइए हम लोग लिस्ट की बात किस शेड्यूल में करते हैं। 7 शेड्यूल में करते हैं, हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, यूनियन लिस्ट की बात करते हैं और हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं। राज्य सूची की, ठीक है, केंद्र सूची की और समवर्ती सूची की हम बात करते हैं। अगर यहाँ पर हम आर्टिकल की बात करें तो किस आर्टिकल में बोला गया है, आर्टिकल 246 में हम 3 प्रकार की सूचियों की बात करते हैं। दोनों याद रखिएगा, शेड्यूल में 7 शेड्यूल्ड है और अनुसूची की बात करेंगे, अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे अनुच्छेद की, तो आर्टिकल 246 आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है, तो कृषि है, पुलिस है, जन स्वास्थ्य भी है, लेकिन बीमा नहीं है, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न हम देखते हैं। अगला 20वां प्रश्न, राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए, राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। दूसरा आपको दिया गया है, इससे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद द्वारा प्रत्येक 6 माह पर की गई स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जब हम प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं तो आपको पता होगा हम किस आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 की बात हम करते हैं। राष्ट्रपति शासन की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाएगी तो 2 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पास कराना जरूरी है। बिल्कुल सही है। और किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन जो है वो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए ही लगाया जा सकता है, लेकिन इन 3 वर्षों के लिए भी तब लगाया जाता है जब 6-6 महीने बाद उसे अप्रूवल मिलता रहे संसद द्वारा। ठीक है, कि अभी राष्ट्रपति शासन को 6 महीने और बढ़ाना है, फिर 6 महीने और बढ़ाना है, 6 महीने और बढ़ाना है, ऐसे करके। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं और उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्लास हम 21वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। तो चलिए बताइए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की बात की गई है। जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 3 दिया गया, मौलाना आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए फैक्चुअल चीजें दी गई है क्लास। जुडिशियल रिव्यू की अगर हम बात करेंगे तो इसको हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। मौलाना आजाद हैज टॉक्ड अबाउट पोस्टपोनिंग द एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं वो सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। क्लास अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैम आंसर बहुत जल्दी बता दे रही हैं, तो आप प्लीज लेंथी क्वेश्चन में वीडियो को पॉज कर लिया करिए, आराम से पढ़ लिया करिए, फिर खुद प्रश्न का उत्तर दिया करिए, फिर मेरे उत्तर को सुना करिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डी आपका सही उत्तर था। यहाँ पे देख लीजिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, जबकि राजेंद्र प्रसाद एवं जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार को प्रारंभ से ही लागू करने का जोरदार समर्थन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां प्रश्न,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो बताइए, यहाँ पे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात हमने किसमें की है? हमने डीपीएसपी में की है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की है, और उसमें भी हमने किस आर्टिकल में की है, किस अनुच्छेद में की है? तो वो है आपका 51, याद रखिएगा 51। आर्टिकल 51 में हमने इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात कही है। डायरेक्ट प्रश्न था ये। अगला देखते हैं हम 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा देर पॉज करके आराम से प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। भारत के संविधान के भाग 9 में किए गए निर्धारण के अनुसार पंचायत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पंचायतों की बैठक में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी पंचायत के अध्यक्ष को जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित किए जाने की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरा, राज्य विधानमंडल को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि पंचायत में अध्यक्षों के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए अथवा नहीं। तीसरा दिया गया, प्रत्येक पंचायत 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी अगर पहले भंग ना हुई हो। और डी दिया गया, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के लेखा परीक्षण के लिए उपबंध बना सकता है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है। तो बताइए, पंचायतों की बैठक में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी पंचायत के अध्यक्ष को जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित किए जाने की आवश्यकता होती है? बताइए, ये आपका गलत है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपका पहला ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। और जो 3 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर हैज राइट टू डिसाइड वेदर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन द पंचायत बी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और वुमेन, ये आपका सही है। ठीक है। ईच पंचायत विल रिमेन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर इफ नॉट डिसॉल्व बिफोर। 5 साल का टेन्योर होता है अगर पहले उसके डिसॉल्व ना हो। स्टेट लेजिस्लेचर कैन क्रिएट द प्रोविजन फॉर अकाउंट ऑडिट ऑफ पंचायत बाय द लॉ, ये भी आपका बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है? ए आपका गलत है। अगला हम देखेंगे 24वां, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कीजिए क्लास। राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित हुई एक तब से निरंतर चलने वाली संस्था है। ठीक है, 1952 से राज्यसभा आपकी निरंतर चल रही है। अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो ये परमानेंट हाउस है। आपको पता है राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती है। दूसरा देखें, संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की गई है। और तीसरा दिया गया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने राज्यसभा सदस्यों की पदावधि जो है 6 वर्ष निर्धारित की है। तो ये सब चीजें तो आपको पता होगी। जब हम लोकसभा के मेंबर्स की बात करते हैं तो वो 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन लोकसभा आपकी भंग हो सकती है। ठीक है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, अपर हाउस है, जो कभी भी भंग नहीं हो सकती। इसके जो मेंबर्स हैं वो 6 साल के लिए आपके लाए जाते हैं। और ये बात कहाँ लिखी गई है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट। ठीक है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में। तो जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी आपके सत्य हैं। सी सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधान मंडलों पर माल और सेवा कर जीएसटी को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो यहाँ पर आपको अमेंडमेंट बताना, किस अमेंडमेंट के थ्रू जीएसटी की बात हम कर रहे हैं? 101, 115, 120, 122। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है 101। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो गया? ए आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है क्लास, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो आसान प्रश्न था, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। 26वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है? तो किसके द्वारा हाथ से लिखा गया भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज को? डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, सरोजनी नायडू द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? भारत के संविधान के जो मूल दस्तावेज हैं उनको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया है। यहाँ पर सी जो है वो आपका सही उत्तर। चलिए
अगला प्रश्न हम देखते हैं 27वां प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से ऊंट की हड्डियां तथा शल्य चिकित्सा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कहां से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से, मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से या फिर धोलावीर से? तो ऊंट की हड्डियां और शल्य चिकित्सा का जो साक्ष्य है वो हमको मिला है कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है। यहीं पर हमें जुते हुआ खेत भी मिला है। और इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो एक घोष द्वारा की गई थी 1952 में, 1953 में, याद रखिएगा। ठीक है, और ये स्थल आपका घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहां पर आपका सही उत्तर ए है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं 28वां प्रश्न। महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थलों के संबंध में कौन कौन से सही हैं आपके बताना है आपको। बुद्ध ने सर्वाधिक समय श्रावस्ती में तथा अंतिम वर्षाकाल वैशाली में बिताया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी वैशाली में दिए थे। तो आपको बताना है कौन सा आपका सही है। तो देखिए क्लास, अगर हम बात करेंगे, बुद्ध ने सर्वाधिक समय जो है वो श्रावस्ती में बिताया था। ठीक है, और अंतिम वर्ष जो है वो वैशाली में बिताया था। ये आपका अंतिम वर्षाकाल आपका कहां पर? वैशाली में बिताया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश आपके कौशल की राजधानी वैशाली में दिए थे। ये आपका गलत है। बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश है वो श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका गलत है। और परीक्षा में अगर आपसे पूछेगा कि बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई है, तो याद रखिएगा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई है और वहां पर उस समय मलगढ़राज था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो आपको पता ना कुशीनगर गोरखपुर के पास में है, तो वहां पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है, क्योंकि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल में नहीं, वो श्रावस्ती में दिए थे। अगला हम देखते हैं 29वें प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। दूसरा, हर्षवर्धन ने 3 नाटक नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचना की थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऐहोल इंस्क्रिप्शन से ही हमें पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। एकदम सही है ये। और नागानंद, रत्नावली, ठीक है, प्रियदर्शिका, ये सब किसकी रचना है? ये सब आपके हर्षवर्धन की रचना है। ये भी बिल्कुल सही है। और हर्ष ने किसको हराया था? हर्ष ने शशांक को हराया था ना। और शशांक को हराकर हर्ष ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसको अपनी राजधानी भी बना ली थी। परीक्षा में अगर आपसे कभी पूछेगा कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो वो किसके दरबारी कवि थे? हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। कादंबरी की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है। ह्वेंसांग किसके समय में आया था? हर्ष के समय में आया था। ठीक है, और यहाँ पे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसकी रचना है? हर्षवर्धन की। तो दोनों ही आपके बिल्कुल सही है। सी आपका सही उत्तर होगा। देखिए क्लास, 2-3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, जैसे बाणभट्ट किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, बाणभट्ट की रचना आप याद रखेंगे हर्षचरित और कादंबरी। परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि हर्षवर्धन द्वारा ही हर्षचरित लिखा गया, जो कि गलत है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 30वां प्रश्न। 30 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल में राजस्व के स्रोत में शामिल थे? तो बताइए। यहां पर हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, टैक्स की बात कर रहे हैं। तो दुर्ग, ब्रज, सीता, वन। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है, दुर्ग, ब्रज, सीता, वन, ये सारे आपके रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। चारों यहां पे देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या फिर कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित किया था। ये आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने किया था? तो वो चाणक्य थे, जिनको कि हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और कौटिल्य ने ही राजस्व के 7 स्रोतों की बात की है, 7 सोर्स की बात की है। ठीक है, और कृषि योग भूमि के उपज, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? मौर्य कालीन राजस्व प्रशासन विस्तृत एवं अत्यधिक केंद्रीकृत था।
कृषि योग्य भूमि की उपज का 1/4 या 6वां भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। जहां सरकार सिंचाई की व्यवस्था करती थी, वहां से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। और राजस्व कर के प्रमुख जो स्रोत थे वो आपके कौन कौन से थे? दुर्ग, जो कि नगरों से लिया जाता था। राष्ट्र, जनपद और ग्रामों से प्राप्त था। खनिज जो था वो खान, जो आपके माइंस थे, वहां से। सेतु की बात करेंगे तो फल सब्जियों से जो आय प्राप्त होती थी उससे जो लिया जाता था। वन, जंगल से। ब्रज की बात करेंगे तो ये पशुओं से प्राप्त, ठीक है। फिर वणि कपत की बात करेंगे तो जो आपके मार्ग हैं, जो रोड हैं, जल मार्ग है, वहां से जो टैक्स लिया जाता था। सीता की बात करेंगे तो राजकीय भूमि से प्राप्त जो कर था। और भाग की बात करेंगे तो ये स्वतंत्र रूप से खेती करने वाले किसानों से लिया जाता था। तो याद रखिएगा, ये कुछ आपके टैक्स कलेक्शन के वो दिए गए हैं। 31 देखते हैं। निम्न में से किस सूत्र में भारतीय जाय नीति का प्रारंभिक रूप मिलता है? तो बताइए। ज्योमेट्री की बात की गई है, ज्योमेट्रिक उसकी किसमें से? कल्प सूत्र से, स्रोत सूत्र से, सुलभ सूत्र से या फिर भगवती सूत्र से? तो ABCD में से सही उत्तर क्या होगा? तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है सुलभ सूत्र, ठीक है। सुलभ की अगर हम बात करें, यहां पे जो सुलभ है इसका अर्थ क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है नापने की डोर, नापने की डोरी, ठीक है। नापने की डोरी को हम सुलभ कहते हैं और इसी में ज्योमेट्री के वो मिलते हैं। तो यहां पर आपका सही उत्तर सी हो गया। सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं क्लास 32 प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए। गरबा नृत्य की बात करेंगे तो अब तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नवरात्रि में सब लोग गरबा करने लगे हैं, तो ये कहाँ का है? गुजरात का है। पंडवानी की बात करेंगे मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। रऊफ की बात करेंगे उत्तराखंड। और घूमर राजस्थान। तो घूमर तो आप सभी ने देखा होगा दीपिका पादुकोण को करते हुए, तो घूमर कहाँ का है बताइए? राजस्थान का है, सही है, ठीक है। गरबा नृत्य आप देखते हैं गुजरात साइड में इधर की तरफ गरबा होता है, एकदम सही है। पंडवानी की बात अगर हम करेंगे तो ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है, ठीक है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन रऊ की बात हम करेंगे तो ये उत्तराखंड का नहीं, ये जम्मू कश्मीर का, ठीक है। जम्मू कश्मीर का सबसे प्रचलित लोक नृत्य है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही सुमेलित नहीं था ये पूछा गया था। 33 प्रश्न को देखेंगे अब हम लोग। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? मीनाक्षी टेम्पल जो है वो पांड्य महाबलीपुरम पल्लव वंश द्वारा निर्मित किया गया है। कोणार्क सुंदर मंदिर, जो सूर्य मंदिर, सॉरी कोणार्क में सूर्य मंदिर है ना, वो गंग शासक द्वारा। एलोरा का कैलाश मंदिर चंदेल शासक द्वारा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। देखिए मीनाक्षी टेम्पल जो है क्लास वो आपका पांड्य द्वारा किया गया है, ये बिल्कुल सही है आपका। मीनाक्षी मतलब क्या? मीनाक्षी या फिर मछली की आकार की आंख वाली देवी के रूप में उन्हें समर्पित किया गया है, ठीक है। और पांड्य राजाओं द्वारा ये इनको बनाया गया था। और अगर आप देखेंगे पांड्य का जो राजन था वो भी मछली थी, ठीक है। मदुरई में है ये। तो यहां पर आपका पहला सही है। महाबलीपुरम पल्लव वंश द्वारा, ये भी सही है। कोणार्क सूर्य मंदिर गंग शासक द्वारा, सही है। एलोरा का कैलाश मंदिर बहुत ही सुंदर है, भव्य, ठीक है। तो ये आपका चंदेल शासक द्वारा नहीं, राष्ट्रकूट की बात की जाती है यहां पर। तो डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे 34। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत नमक कानून को तोड़ने के उद्देश्य से गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक पैदल मार्च किया। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर कब नमक कानून को तोड़ा? तो बताइए गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा? 13 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 8 अप्रैल 1930 या फिर 5 अप्रैल 1931। तो कब तोड़ा था बताइए। तो याद रखिएगा 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। 78 अनुयायियों के साथ
गांधी जी ने अपनी दांडी मार्च स्टार्ट की थी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, और ये पैदल, आपको पता ना, ये आपका मार्च था, पैदल यात्रा थी, पैदल मार्च था। और गांधी जी कब पहुंचे थे? तो वो आपके पहुंचे थे 5 अप्रैल को पहुंचे थे, और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने दांडी पहुंचकर नमक बनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये आपका 6 अप्रैल आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था ना, तो बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखेंगे 35वां प्रश्न। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में किसने कहा था कि यह सूर्य से विहीन उषा काल जैसा है? तो ये किसने बोला था? महात्मा गांधी, बीजी तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को किसने बोला था ये चीज? तो ये बोला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को जवाहरलाल नेहरू ने, कि यह सूर्य से विहीन उषा काल जैसा है। तो यहां पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और इसमें सबसे पहली बार प्रोविंस में, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। ठीक है, डायरकी प्रोविंस में लगाई गई थी, और आपको पता होगा यही डायरकी प्रोविंस से हटाकर सेंटर पे लगा दी गई थी। किस एक्ट के थ्रू? 1935 एक्ट के थ्रू। ये भी याद रखिएगा। 1990 में जो डायरकी थी वो आपकी प्रोविंस में लगाई गई थी, और 1935 में इस डायरकी को प्रोविंस से हटाकर सेंटर पे लगा दिया गया था। 1-2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट, इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। परीक्षा में अगर पूछेगा कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार हमें किस एक्ट के थ्रू प्राप्त हुआ, तो आप बताएंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1990। ठीक है, और यहां पर गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 8 सदस्यों में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। 8 में से जो 3 होंगे वो आपके इंडियन होंगे। केंद्रीय विधानमंडल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने तथा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्रदान किया गया था। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्लास। इसमें कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 याद रखेंगे आप। फिर यहां पर 909 भी याद रखेंगे, जिसको कि हम क्या कहते हैं, आपका हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आपको याद रखना है। इन सारे एक्ट से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़ जरूर लीजिएगा एक बार, ताकि प्रश्न पूछा जाए, रिपीट हो तो गलत ना हो। तो चलिए आगे के भी टेस्ट में हम इन एक्ट से रिलेटेड और भी प्रश्नों को डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपको हर एक्ट रिवाइज हो जाए। ठीक है, प्रश्न के माध्यम से हम रिवाइज कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर दिए गए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। तो कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो जाते जाते फिर यही कहूंगी कि अपने पे कॉन्फिडेंस रखिएगा और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे सेंसेस है, ठीक है, और आपका इकोनॉमिक सर्वे वाले जो कुछ टॉपिक्स हैं उसको आप लोग रिवाइज करिए। करंट अफेयर को पढ़ते रहिए ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, उसको भी रिवाइज करते रहिए। तो चलिए क्लास आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा। तब तक मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने